Hello kids, we are starting a new chapter today, chapter number 4, Pride Hath a Fall, from the book English Reader 3. Starter, Pride Hath a Fall is a proverb meaning that excessive pride and arrogance often lead to a person's downfall. This is the story of a crow who was very proud of his power, color and cleverness. Read the story and see how the crow had to be shameful because of bragging. तो जो प्राइड हैथ अ फॉल है ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है कि एक्सेसिव प्राइड मतलब कि बहुत ज़्यादा खुद पर घमंड करना, एरोगेंस रखना। ओके, इससे क्या होता है, एक पर्सन का डाउनफॉल यानी कि वो नीचे गिरने लग जाता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती, असफलता ही मिलती है। एंड ये एक स्टोरी है क्रो की जो कि अपनी पावर पर, कलर पर, क्लेवरनेस पर बहुत प्राउड करता था। ओके, स्टोरी को रीड करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्रो जो है अपनी ब्रैगिंग की वजह से शेमफुल उसे होना पड़ा। ओके, नाउ रीडिंग स्किल। Once there lived a crow on a tree near the sea. The crow was very proud of his power, color and cleverness. One day he was hopping along the sea in search of bugs to eat. Just then a flock of geese flew down to the sea for a bath. तो एक क्रो रहता था ट्री पर जो कि सी के नियर में था ट्री, एंड जो क्रो था वो बहुत प्राउड था अपनी पावर, कलर और क्लेवरनेस पर, समझदारी पर। ओके, एंड एक दिन क्या हुआ, वो हॉप कर रहा था सी के अलोंग में बग्स की सर्च में ताकि वो उन्हें ईट कर सके। उसने एक फ्लॉक ऑफ गीज यानी कि झुंड देखा गीज का, ओके, जो कि नीचे से होकर जा रहा था सी की तरफ से, मतलब बात लेकर जा रहा था, उड़ रहा था। ठीक है। When the crow saw them, he made fun of them, saying, "How clumsy and large you look! See how graceful and sleek I am. Though dark in color, can you fly around like me? Can you turn somersaults in the air? Can you at least sit on a telegraph pole? Ha ha ha! How disgraceful you guys look with your clumsy bodies." The geese did not utter a word and went on enjoying their bath. The crow got irritated. Actually, he was in a mood for picking up a quarrel, but the geese did not pay any heed to his comments. He tried to provoke them in several ways, but in vain. तो क्रो ने उनको देखा एंड उनका फन बनाने लग गया। वो कहते हैं तुम कितने क्लमजी हो, कितने बड़े हो, और मुझे देखो मैं कितना ग्रेसफुल, स्लीक हूँ, डार्क हूँ कलर में, तुम ऐसे फ्लाई कैसे कर पाते हो, एंड तुम्हें समरसॉल्ट्स होते हैं एयर में जब तुम फ्लाई करते हो, एंड तुम्हें एटलीस्ट बैठ जाना चाहिए एक टेलीग्राफ पोल पर। फिर मजाक उड़ाता है एंड वो उनके लुक्स पर कमेंट करता है कि तुम कितने डिसग्रेसफुल दिखते हो अपनी क्लमजी बॉडीज के साथ। बट जो गीज होते हैं कुछ भी, एक वर्ड भी अटर यानी कि बोलते नहीं हैं एंड अपनी बात एंजॉय करते रहते हैं। अब क्रो इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, एक्चुअली वो उनसे लड़ने के मूड में, क्वरल यानी कि लड़ने के मूड में था, एंड जो गीज थे उसको अटेंशन ही नहीं दे रहे, उसके कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ओके, उसने उन्हें बहुत प्रोवोक करने की यानी कि उन्हें गुस्सा दिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की काफ़ी तरीके से, बट कुछ भी हुआ नहीं। एट लास्ट द क्रो लिफ्टेड हिज विंग्स, फ्लू स्ट्रेट इनटू द एयर, swooped down and then flew in wide circles, sat on the stump of a palm tree and cawed lustily. He entertained the watching geese with all the acrobatics he knew. Then he flew down to the geese with a grin on his face. "Did you see that?" he said. "This is what I call graceful flying, expected from birds like us. Now let's see what you guys can do. Will any of you come out and fly with me so we can see who is best?" he challenged the geese. आगे क्या हुआ, क्रो अपने विंग्स को लिफ्ट करता है एंड उड़ने लग जाता है एयर में, एंड वो सर्कल्स में घूमकर दिखाता है, स्टंप दिखाता है पाम ट्री के अराउंड में, एंड वो एंटरटेन करता है इन गीज को अपने एक्रोबैटिक्स से। ओके, एंड उनकी तरफ आता है
और बोलता है कि क्या तुमने देखा कि इसे बोलते हैं ग्रेसफुल फ्लाइंग, हमारी जैसी बर्ड जैसे कर सकती हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ तुम सब लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते, एंड कोई मेरे साथ आएगा, फ्लाई करेगा और देखते हैं कि कौन बेस्ट होगा। वो चैलेंज करता है ऐसे गीज को। ओके, नाउ द गीज वर silent as before. At last, a goose slowly waddled forward. I am ready to fly with you, he said, but I am an old goose and cannot fly for long. Huh, said the crow in disgust. I don't need lame excuses. Let us see what you can do. The old goose said nothing. He flapped his wings and flew into the air over the sea. The crow flew along with him, passing comments on the way as they flew. So what happened next? जो geese थे वो silent थे. एक लास्ट में एक goose आती है, slowly waddle करते हुए, मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा swim करते हुए forward में. एंड वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ फ्लाई करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ओल्ड गूज हूँ, मैं ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकती. और क्रो डिस्गस्ट में कहता है कि मुझे लेम एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि तुम क्या कर सकते हो. ओके, जो ओल्ड गूज होता है कुछ भी नहीं कहता एंड अपने विंग्स को फ्लैप करता है एंड एयर में स्टार्ट कर देता है उड़ना एंड ओवर द सी. ओके, एंड जो क्रो होता है वो उसके साथ उड़ रहा था, कमेंट्स पास करता है जिस तरीके से वो फ्लू कर रहे होते हैं उसके ऊपर. ओके, they too flew on and on till they had left the land far behind. The crow was getting tired. He looked down. There was water all around, only water and nothing else. He got terrified now. He stopped and passing comments on the goose and simply flew along. He was thankful that he had company. As time passed, the crew grew more and more tired till he could hardly flap his wings, but the goose flew on and on as graceful as ever. When the crow was completely exhausted, he said to the goose, Goosey, when will we reach land? In a few days, probably, the goose replied calmly. But why do you ask so? I'm feeling awfully tired, said the crow. I don't think I have another flap left in my wings. So what? Why don't you try some of the acrobatics? It would perhaps give your wings new vigor, the goose said smilingly. But the crow was not even in a position to talk anymore. So what happened next? वो दोनों उड़ते रहे एंड जो लैंड था उसको बहुत पीछे छोड़ दिया. अब जो क्रो था वो थकता जा रहा था. अब वो नीचे देखता है, सब जगह पानी पानी, सिर्फ पानी, कुछ और था ही नहीं. वो डर जाता है थोड़ा सा, बट वो कमेंट्स पास करना गूज के ऊपर बंद कर देता है और सिर्फ उड़ता रहता है अब. ओके, एंड वो थैंकफुल था कि एक्चुअली चलो उसके पास कंपनी तो थी और वो टाइम पास करता है एंड वो उड़ते जाते हैं बट वो थकता जाता है बहुत ज़्यादा. ओके, एंड उससे अब अपने विंग्स फ्लैप यानी कि उड़ाए नहीं जा रहे थे, ऐसे करते हैं फ्लैप. ओके, ऐसे नहीं हो रहा था उससे. एंड जो गूज थे वो उड़े जा रही थी जैसे ग्रेसफुली वो करते हैं. बट जो क्रो था वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट यानी कि टायर्ड हो गया था और वो गीज से कहता है कि हम कब तक लैंड को रीच करेंगे. तो गूज रिप्लाई करती है कि कुछ दिन बाद. तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बोलता है क्रो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा फ्लैप कर पाऊँगा अपने विंग्स को. सो गूज रिप्लाई करती है तो क्या हुआ, तुम कुछ एक्रोबैटिक्स ट्राई कर सकते हो और तुम्हारे विंग्स में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी और ज़्यादा. और गूज स्माइल करती है इसको बोलने के बाद. बट जो क्रो होता है वो कुछ बोलने की पोजीशन में ही नहीं था. ओके, seeing the pitiable condition of the crow, the goose heart filled with pity. Do one thing, said the goose kindly. Sit on my wings and I will fly you across the sea back to where we came from. The poor crow was much ashamed of himself. However, he had no other option but to accept the offer. He sat on the clumsy wings of the geese, his head bent on shame. When they reached back home, the geese waiting on land were surprised to see a humble crow sitting astride the old goose. The crow learned never to boast again. So आगे क्या हुआ कि
उसकी पिटेबल मतलब बहुत बुरी दशा देखकर जो गूस था उसका हार्ट मेल्ट हो गया और थोड़ा दुख से भर गया। ओके एंड उसने एक चीज कही गूस ने कि तुम मेरे विंग्स पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उड़ाकर ले जाऊंगी जहां से हम आए हैं। ओके एंड जो पुअर क्रो है वो अशेम होता है अपनी जो भी उसने बातें बोली थी, सब कहा था, बट उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और जो विंग्स होते हैं गीज के उस पर बैठ जाता है और उसका जो हेड था वो शेम में बेंट हो गया था और वो दोबारा से घर वापस पहुंचते हैं। गीज उनका वेट कर रही होती है सरप्राइज। देखते हैं कि जो क्रो है उसके ऊपर बैठा हुआ है ओल्ड गूस के ऊपर। अब तो क्रो ने एक लेसन लर्न कर लिया था कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ओके वर्ड मीनिंग एक्सेसिव मीन्स टू मच, मतलब बहुत ज्यादा। प्राइड अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब अपने ऊपर प्राइड फील करना, एक प्लेजर फील, अच्छा लगना खुद के बारे में। ओके देन एरोगेंस द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनप्लेजेंटली प्राउड, और एरोगेंस मतलब कि घमंड करना, मतलब कि अपनी अपनी तारीफ करे जाना। ओके क्लमजी लाइकली टू अपसेट, यानी कि उदास हो जाना। ओके देन स्लीक हैविंग एन एलिगेंट स्मूथ शेप, यानी कि एक एलिगेंट और स्मूथ शेप होना। डिसग्रेसफुल वेरी बैड, यानी कि बहुत बुरा। अटर कंप्लीट कुछ बोलना। इरिटेट टू मेक समबडी एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। क्वारल टू डिसएग्री विद समवन, किसी के साथ डिसएग्री कर जाना। प्रोवोक टू एंगर, मतलब कि गुस्सा दिलाना किसी को। वैडल टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स, यानी कि शॉर्ट स्टेप के साथ चलना, जैसे पेंगुइन भी चलते हैं, वैडल करना। ओके देन डिस्गस्ट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, यानी कि कुछ चीज पसंद ना आना, उसकी जो फीलिंग होती है उसको डिस्गस्ट करते हैं। देन टेरिफाइड वेरी अफ्रेड, बहुत ज्यादा डर जाना। ओके सेल्फ प्रैक्टिस NEP 2020 and NC of 2023 speaking skill. Answer the following questions orally. Question 1, where did the crow live? The answer would be the crow live on a tree near the sea. Question 2, when the crow saw the geese, what did he do? The answer would be the crow saw the geese when they were bathing and he is passing some annoying comments to the flock of geese. Okay. Question 3, why did the geese not utter a word? The answer would be the geese does not utter a word because they know that we should not be arrogant about our qualities. Question 4, what did an old goose say after listening the crow's words? The answer would be an old goose said that he is ready to fly with the crow. Okay. Written question A, tick the correct option. First, a dash lived on a tree near the sea. A monkey, B crocodile, C crow. Answer would be crow. Second, the flock of geese flew down to the sea for dash. A drink the water, B play, C a bath. Answer would be a bath. Third, at last, the crow lifted his dash, flew straight into the air. A wings, B body, C himself. Answer would be wings. Fourth, the old goose flapped his wings and flew into the air and over the dash. A tree, B sky, C sea. Answer would be C. B, who said it? Okay. So first, I am ready to fly with you. So मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ उड़ने के लिए. This was said by old goose. Second, I don't need lame excuses. Let us see what you can do. मुझे कोई lame excuses नहीं चाहिए. देखते हैं क्या कर सकते हो तुम. This was said by crow. Third, but I am old goose and cannot fly for long. मैं बूढ़ा गूज हूँ, मैं ज़्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकता. This was said by old goose. Fourth, goosey, when will we reach land? So, हम कब पहुँचेंगे land को? goosey.
This was said by crow. Fifth, sit on my wings and I will fly you across the sea back to where we come from. मेरे विंग्स पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें फ्लाई करके लेके जाऊंगा वापस जहां से हम आए हैं. This was said by old goose. C. Write true or false against the following statements. First, the crow was very proud of his power, color and cleverness. जो crow था बहुत ज़्यादा प्राउड करता था अपनी पावर, कलर और क्लेवरनेस पे. ट्रू. सेकेंड, द गीज वर हम्बल एंड पोलाइट इन नेचर. जो गीज थे वो हम्बल थे, पोलाइट थे नेचर में. ट्रू. थर्ड, द क्रो बोस्टेड दैट ही कुड फ्लाई बेटर देन द गीज. क्रो ने बोस्ट किया, बढ़ा चढ़ा कर बताया कि वो बहुत ज़्यादा बेटर फ्लाई कर सकता है गीज से. Fourth, a young goose accepted the challenge of the crow. एक young goose ने accept किया crow का challenge. False. Fifth, the crow won the competition. Crow ने competition जीत लिया. False. D. Answer the following questions. Question 1. What was the crow proud of? The answer would be the crow was proud of his sleek body, color and cleverness. Question 2. Where did the crow sit? The answer would be the crow sit on a high tree near the sea. Question 3. How did the crow entertain the geese? The answer would be the crow is passing some comments and try to provoke the group of geese, so he can had a quarrel with them. Okay, then question 4. Who came forward in the end? The answer would be a old goose came forward in the end. Question 5. Why did the geese heart fill with pity? The answer would be the geese heart filled with because it just realized that the crow has realized its mistake. Okay, then next we have words power. A phrase is a group of words that has totally a different meaning from the words it contains. Look at the following example. A lame excuse, unbelievable explanation. He could not satisfy the teacher with his lame excuses. जो phrase होता है, group of words होते हैं जो totally different meaning होता है जिनका. Okay, एंड कुछ एग्जाम्पल दिया जैसे लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है दिस इज अ फ्रेज, इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल एक्सप्लेनेशन. एंड यहाँ पर हमें सेंटेंस भी दिया है कि वो अपनी टीचर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपने लेम एक्सक्यूज की वजह से. ओके, ए. नाउ फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस / एक्सप्रेशंस फ्रॉम अ डिक्शनरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. सो इन सब के मीनिंग फाइंड आउट करने हैं डिक्शनरी की हेल्प से एंड सेंटेंसेस भी मेक करने हैं. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ बिकॉज यू नीड टू यूज अ डिक्शनरी. ओके, एंड देन you can make some sentences by yourself. I'll just read this. First, proud of. Second, in search of. Third, a flock of. Fourth, made fun of. Fifth, pick up a quarrel. Sixth, pay heed to. Okay? B, use the following words in your own sentences. Okay? So first is arrogance. Everyone avoids him because of his arrogance. Second, flock of geese. A flock of geese flew over the sea. Third, utter. She did not utter a single word. Fourth, comment. There is a useful comment on my post. Fifth, wings. Birds fly with the help of wings. Sixth, challenged. She challenged a boy for fight. Seventh, waddled. Penguins waddled
with their feet. Eighth, graceful. She dances gracefully. C, write in plural of the following words. First row, crows. Second, goose, geese. Third, bird, birds. Fourth, tree, trees. Fifth, bug, bugs. Sixth word, words. D, complete the following words with the correct letters. Okay, so first one is excessive. EXCESSIVE, excessive. Second one is cleverness. CLEVERNESS. Third one is power. POWER, power. Fourth one is flock. FLOCK, flock. Fifth one is irritated. IRRITATED. Then sixth one is forward. FORWARD, forward. Practice skill, write the following words in cursive. Words given है, इनको practice करना है cursive handwriting में. You can write them here. I'll just read them. Downfall, entertained, proud, expected, graceful, forward, clumsy, company. Okay, you can practice it by yourself. Communication skill. A goose is a common water bird. It spends most of its time in water. There are many other birds that live in water. Look at the pictures of the following water birds and complete their names. जो गूज है एक कॉमन वाटर बर्ड है, वो अपना काफ़ी सारा टाइम वाटर में स्पेंड करती है एंड काफ़ी अदर बर्ड्स भी जो वाटर में लिव करते हैं. हमें पिक्चर्स देखनी है वाटर बर्ड्स की एंड उनके नेम कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट वन इज पेंगुइन. PENGUIN, penguin. Second one is crane. CRANE, crane. Third one is swan. SWAN, swan. Fourth one is duck. DUCK, duck. Fifth one is pelican. PELICAN. Sixth one is goose. GOOSE, goose. Okay, we are done with this. Art integration, NAP 2020, creative skill. Color the pictures below. So this is the picture you need to color. Okay, you can do this work by yourself. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.